बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम कुरैन है, जिसे हम लोग उर्दू में ज़ंग बोलते हैं। ये जो कुरैन वाला ओवरऑल आज जितना भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें से एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, ये लॉन्ग भी आ सकता है। ओवरऑल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह पढ़ना है। सबसे पहली बात, कुरैन किसे बोलते हैं? कुरैन जो है ये किसी भी मेटल का केमिकल डिके है, यानी कि कोई भी मेटल जब डिके हो जाती है, केमिकल डिके जो उसका होता है वो सराउंडिंग की वजह से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुरैन बोलते हैं। कुरैन जो है ना, ये दो दो तरह के इसके केसेस होते हैं। पहला केस तो ये है कि जो आयरन है, जो कोई भी मेटल है, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इन्वायरमेंट के साथ, लेकिन इन्वायरमेंट की सिर्फ गैसेस के साथ होता है। इन्वायरमेंट के अंदर कोई मॉइस्चर यानी कि वाटर नहीं होता, ड्राई गैसेस होती हैं। अगर तो किसी मेटल का डायरेक्ट जो इंटैक्ट है वो हो एयर के साथ, तो उसके साथ वो जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी तो उसमें क्या बनेंगे? ऑक्साइड्स बन सकते हैं, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ये मेटल की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। अगर ड्राई एयर हो तो ये जो ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स बनते हैं, ये मेटल की फर्दर कुरैन से उसको प्रोटेक्ट करती है। यानी कि ऊपर वाली लेयर जो मेटल की है वो उसको तो ज़ंग लग जाएगा, लेकिन उस पूरी को ज़ंग नहीं लगेगा अगर ड्राई एयर हो। लेकिन अगर मॉइस्चर वाली एयर हो तो उसमें क्या होता है, उसके उसके उसमें ये होता है कि जो ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की लेयर बनी है ना, वो रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्ट करके तो वो उस मेटल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, जिस वजह से उस सारी मेटल की जो शीट है उसको ज़ंग लग जाता है। मीन्स सिंपल लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर किसी मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट हो एयर के साथ, ड्राई एयर के साथ, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। उसमें ज़ंग तो लगता है, लेकिन वो जो ज़ंग है ना, वो उस सारी मेटल की शीट को ज़ंग लगने नहीं देता। वो ज़ंग सिर्फ़ उसके ऊपर वाली सरफेस पे ही रहता है और उसको अंदर वाली जो मेटल है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर एयर के अंदर कोई मॉइस्चर आ गया, फिर वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, फिर सारी ही मेटल को ज़ंग लग जाता है। ये ज़ंग लगता कैसे है? ये एक असल में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पढ़ेंगे कि किस तरह किसी भी मेटल को ज़ंग लगता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे ना एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें एल्युमिनियम है और साथ में कॉपर है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक ये बात बताना चाहता हूँ। अगर कोई भी मेटल प्योरेस्ट फॉर्म में हो ना, यानी कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ना हो, तो उसको ज़ंग नहीं लगता। उसको ज़ंग लगने के चांसेस इंतहाई ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। यानी कि अगर लोहा, आयरन भी प्योरेस्ट फॉर्म में हो तो उसको भी ज़ंग नहीं लग सकता। ज़ंग किसी भी मेटल को उस वक़्त लगता है कि जब उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हों। लेकिन वो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो भी ज़ाहिर बात है कोई ना कोई मेटल होगी। अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल दिखाई गई है जिसके अंदर एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के साथ इम्प्योरिटी है कॉपर, यानी कि एल्युमिनियम प्योर नहीं है। अगर एल्युमिनियम प्योर होगी तो इसको ज़ंग नहीं लगेगा, लेकिन अगर एल्युमिनियम के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी तो फिर इसको ज़ंग लगेगा। अब एल्युमिनियम जो है इसके साथ कॉपर अटैच है। अब जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के साथ कॉपर जो है वो इम्प्योरिटी के तौर पे वर्क कर रही है। अब होता क्या है, अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई गई थी। अब एक बात याद रखना कि कोई भी मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर हायर होती है ना, मतलब कि जो ऊपर होती है, वो वो जो होती है और एक साथ में होती है नीचे। अब यहाँ पे ये है कि जो ऊपर होती है ना, वो ज़्यादा वो होती है एक्टिव मेटल, और जो नीचे होती है वो होती है लेस एक्टिव मेटल।
यानी मेरे कहने से मुराद ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जो एलिमेंट ऊपर मौजूद होगा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर सकता है एज़ कम्पेयर टू उस एलिमेंट के जो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे होगा। जितना ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में एलिमेंट जो है वो नीचे नीचे आता जाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, जबकि जो उससे ऊपर वाला है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर इन दोनों को देखा जाए ना, तो एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर मौजूद है और कॉपर जो है वो नीचे मौजूद है। तो एल्यूमिनियम ऊपर मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है एल्यूमिनियम, जबकि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। सो अब पहली बात तो ये है कि जब एल्यूमिनियम और कॉपर की एक शीट होगी तो अब इस एयर के अंदर वाटर भी मौजूद है, तो ज़ाहिर बात है वाटर के बन जाएंगे आयन, एक बनेगा H पॉजिटिव और दूसरा बनेगा OH नेगेटिव, और वो जो वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। वो जो H2CO3 है वो आयोनाइज होके H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव बनाएगा। यानी कहने से मुराद ये है कि ये जो शीट पड़ी हुई है ना एल्यूमिनियम और कॉपर की, ये सराउंडिंग के साथ इंटैक्ट कर रही है, और ये जो उसका कनेक्शन है वो सिर्फ सराउंडिंग के अंदर सिर्फ एयर ही नहीं है बल्कि एयर के साथ वाटर भी मौजूद है। अब वाटर जो है वो आयोनाइज हो जाएगा और इस शीट के ऊपर आयन घूम रहे होंगे। वो कौन कौन से आयन होंगे? वो ज़्यादातर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन होंगे। अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो क्या करेगी? वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी। जैसे ही एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी तो ये बना लेगी Al+3, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी वो चले जाएंगे कॉपर के पास। कॉपर की शीट के ऊपर पड़ा होगा H पॉजिटिव, तो ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है वो H पॉजिटिव इनको गेन करेगी, गेन करके और हाइड्रोजन गैस बनाती जाएगी। यानी कि एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन लूज़ होते जाएंगे, कॉपर में आएंगे, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करती जाएगी और हाइड्रोजन गैस बनाती जाएगी। ज़ाहिर बात है जब इस शीट के ऊपर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों तरह के आयन हैं, तो जो OH नेगेटिव है वो एल्यूमिनियम के साथ अटैच होके AlOH थ्राइस बना लेगा, और ये जो AlOH थ्राइस बना है ना, ये वाला जो है ये जंग को ज़ाहिर करता है, यानी कि ये कुरियन को ज़ाहिर करता है। सो इस तरह कुरियन होती है। एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कॉपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये एक गल्वानिक सेल बन जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एल्यूमिनियम से लूज़ होंगे और वो कॉपर के बाद जाते जाएंगे और ये एक गल्वानिक सेल बन जाएगा। और इस प्रोसेस को, इस पूरी थ्योरी को इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हम लोग बोलते हैं, और इस तरह जंग लग जाता है। सो एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकती है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं एक्टिव मेटल। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे होती है वो होती है लेस एक्टिव मेटल। सो जो एक्टिव मेटल है उसकी कुरियन होती है, जो लेस एक्टिव मेटल है उसकी कुरियन नहीं होती। यानी ये कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर मौजूद है उसको जंग लग सकता है, लेकिन जो नीचे मौजूद है उसको जंग नहीं लग सकता। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इसके बाद प्रिवेंशन फ्रॉम कुरियन। पहली बात तो ये है कि जितना भी इस दुनिया के अंदर आयरन बन रहा है उसमें से तकरीबन 1/4 चौथा हिस्सा जो है उस आयरन का वो उसको जंग लग जाता है, कुरियन की वजह से वो ख़राब हो जाता है। कुरियन से अगर बचाना हो तो सबसे पहले प्रिवेंशन तो ये है ना कि हम लोग उसके ऊपर ऑयल, पेंट, वार्निश या एनेमल वगैरह, यानी कि उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर पेंट वगैरह कर देते हैं, जिससे लोहा जो है उसको जंग लगने का जो ख़दशा होता है वो ज़रा कम हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग ना उसकी कोटिंग कर देते हैं। जब हम लोग उसकी कोटिंग कर देते हैं ना तो उससे भी हम लोग इसको जंग से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की प्लेटिंग हम लोग करेंगे, कोटिंग करेंगे। एक है जी कोटिंग आयरन विद टिन या टिन प्लेटिंग बोलते हैं, और दूसरी जो है वो जिंक कोटिंग है। ये दोनों इम्पोर्टेंट शॉट हैं। अब सबसे पहली बात, अगर टिन की कोटिंग करनी हो तो इसको कैथोड कोटिंग भी बोलते हैं, और जिंक कोटिंग को आप लोग एनोड कोटिंग भी बोलते हो।
टिन कोटिंग को कैथोड कोटिंग क्यों बोलते हैं ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात, टिन कोटिंग कैसे की जाती है। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने एक बात लेनी है, यानी कि एक बाल्टी टाइप लेनी है, उसके अंदर टिन को रखना है और उसको गर्म करना है, मेल्ट कर लेना है। जब टिन को मेल्ट कर दिया तो जो आपके पास आयरन की शीट है उसको उस बात के में से गुजारना है, तो जो टिन है वो आयरन के ऊपर जो है वो एक लेयर बना लेगी, फिर उसको हॉट रोलर में से गुजारेंगे। सो इस तरह जो टिन प्लेटिंग हो जाएगी और जो आयरन है उसके ऊपर टिन की एक प्लेट, एक लेयर चढ़ जाएगी, जिसे टिन प्लेटिंग बोलते हैं। अब होता क्या है जी, होता कुछ इस तरह से है कि अगर वो जो टिन प्लेटिंग हुई है उस आयरन शीट के ऊपर, जब तक वो टिन उसके ऊपर रहेगी उस वक्त तक उस आयरन को जंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो डैमेज हो जाए, थोड़ा सा टिन जो है वो डैमेज हो जाए, तो ज़ाहिर बात है फिर आयरन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा एयर के साथ। अब जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा एयर के साथ तो फिर होगा क्या, वो जो आयरन है वो और टिन अब ये एक गैल्वानिक सेल बना लेंगे, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पढ़ा है। लेकिन जो आयरन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अबाव मौजूद है और टिन जो है वो लोअर है। अब इससे मतलब ये हुआ कि जो आयरन है वो ज़्यादा एक्टिव है और टिन जो है वो कम एक्टिव है। तो सो होगा क्या, आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, वो जाएंगे टिन के पास, टिन जो में जो इलेक्ट्रॉन गुजरते हुए वो हाइड्रोजन आयन के पास जाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी और जो आयरन बनेगी Fe+3 बनेगी, वो OH के साथ मिलके FeOH थ्राइस बनाएगी। सो FeOH थ्राइस क्या चीज़ है, ये जंग है। सो आयरन को फिर क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। अब आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, टिन ने गेन किए हैं, तो आयरन क्या बन जाएगी, एनोड, और टिन क्या बन जाएगी, कैथोड। इसलिए इस कोटिंग को हम लोग कैथोड कोटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि टिन जो है वो बाद में जब वो डैमेज हो जाती है उसकी लेयर, तो फिर वो एज ए कैथोड के तौर पे फ़र्क करती है। अब बात ये है कि जब जहरी बात है उसके साथ इम्प्योरिटी आ गई टिन, हम लोगों ने तो प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया टिन को, लेकिन जैसे ही टिन थोड़ा सा उसकी लेयर डैमेज हो गई तो अब आयरन को जंग ज़्यादा तेज़ी से लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आयरन की शीट हो और उसके ऊपर टिन की लेयर मौजूद ना हो। यानी मेरे कहने से मुराद ये है, अगर टिन की कोटिंग हो जाए और वो डैमेज होगी तो फिर लोहे को ज़्यादा जंग लगेगा उसकी निस्बत अगर वो जो लोहे की शीट है उसके ऊपर टिन की कोटिंग की ही ना जाए। सो ये कोई अच्छी कोटिंग नहीं है टिन जो कोटिंग है। तो इसके अलावा आ गया जी गैल्वानाइजिंग, या इसको जिंक कोटिंग बोलते हैं। जिंक कोटिंग करनी हो तो सिंपली वही आपने बात लेनी है, एक बाल्टी टाइप लेनी है, उसके अंदर जिंक क्लोराइड रखना है, उसको गर्म करना है, मेल्ट करना है, आयरन की शीट उसमें से पास करवानी है, फिर हॉट रोलर में से गुजारेंगे। सो फिर उसके ऊपर एक जिंक की लेयर बन जाएगी जिसे हम लोग जिंक कोटिंग बोलते हैं। लेकिन इसको सैक्रिफिशियल क्रोजन भी बोलते हैं। असल में होता यह है कि जब जिंक की कोटिंग हम लेयर चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, तो जब तक तो वो उसके ऊपर रहती है तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन जैसे ही वो डैमेज हो जाएगी तो अब आयरन का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा एयर के साथ। लेकिन जब वो डैमेज भी हो जाएगी तो जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर मौजूद है, आयरन नीचे है। जिंक जो है वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, वो जाएंगे आयरन के पास, आयरन जो है उसके ऊपर लेयर के ऊपर हाइड्रोजन आयन होंगे, वो हाइड्रोजन गैस बना के रिमूव होती जाएगी और जिंक जो है वो OH के साथ मिलकर जिंक का हाइड्रोक्साइड बनाती जाएगी। सो जिंक को फिर जंग लगना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सैक्रिफिशियल क्रोजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिंक जो है वो अपनी कुर्बानी दे रहा है। कुर्बानी कैसे दे रहा है, यानी कि वो डैमेज होने के बाद भी आयरन को जंग नहीं लगने दे रहा बल्कि अपने आप को जंग लगने दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अबाव मौजूद है, यानी कि ये ज़्यादा एक्टिव मेटल है एज़ कम्पेयर टू आयरन। सो अगर जिंक की कोटिंग कर दी जाए तो वो जब तक है तब तक तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन जब डैमेज हो जाएगी उसके बाद भी प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करेगी। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है और आयरन इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो जिंक जो है वो एज ए नोड के तौर पे काम करेगी और आयरन एज ए कैथोड के तौर पे। सो ये एक गैल्वानिक सेल बन जाएगा। तो इसको आप लोग एनोड कोटिंग इसीलिए बोलते हो
क्योंकि होता ये है कि जो जिंक है वो जब गैल्वानिक सेल बन जाता है तो वो एज ए एनोड के तौर पे वर्क करती है, इसीलिए इसको सैक्रिफिशियल यानी कि जिंक जो है वो अपनी कुर्बानी दे देती है, सैक्रिफिशियल कोरोजन बोलते हैं। आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है कि जंग होता क्या है और जंग कैसे लगता है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी। फिर हम लोगों ने देखा कि इसकी प्रोटेक्शन कैसे हैं, प्रोटेक्शन के 2 मेथड पढ़े हैं और इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है वो हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतने, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।